हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली और यूपीएससी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएससी पीपीटी प्रोग्राम के अंदर 5 और क्वेश्चन प्रीलिम्स 2018 का। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो अपना पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। देखिए, इकोनॉमी का सवाल है। लीगल टेंडर मनी का क्या मतलब है? ये इंडिया है। इंडिया के अंदर आप हो और मैं हूँ। ठीक है। आप मुझे कुछ पैसा दिए, एक फटा कागज भी दे सकते हैं और 100 रुपये का नोट भी दे सकते हैं। पर ऐसा क्यों है कि मैं 100 रुपये का नोट मान लूंगा, ले लूंगा और कुछ सामान आप में से खरीदना चाहते हैं आपको दे दूंगा, और फटा हुआ कागज आपसे मैं नहीं लूंगा, या फिर नॉर्मल कागज भी आपसे नहीं लूंगा, सेम साइज का भी, सेम कलर का भी हो तब भी मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है, जो 100 का नोट आप देख रहे हो, वो आरबीआई हमें साइन करके देता है। दैट इज लीगल टेंडर। वो लीगल टेंडर है, इसलिए हम वो एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली आप एक डुप्लीकेट कागज हमें दोगे, भले ही सेम सिंबल भी हो उसके अंदर, और उसके अंदर कोई फीचर ऐसा होगा जो मिसिंग होगा, जो आरबीआई दे सकता है, आप नहीं दे सकते, तो वो नकली नोट है। उसको हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? सेम नोट भले 100 रुपये लिखा हो या 1000 भी लिखा हो उसमें, तभी भी, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, ये होता है लीगल टेंडर कॉन्सेप्ट। और इसमें पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिफर फी ऑफ लीगल केसेस। देखिए, हो सकता है, पर ये एग्जैक्टली उसको लीगल मनी नहीं बोलते, तो स्टेटमेंट गलत है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये बिल्कुल सही बात है। अब बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल, ये गलत है, एक इंस्ट्रूमेंट है। दिस आर नॉट लीगल टेंडर, दिस आर इंस्ट्रूमेंट्स। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। मेटेलिक मनी में नोट्स भी होते हैं, सिर्फ मेटेलिक मनी में नोट्स भी जो होते हैं वो लीगल टेंडर है, तो डी गलत है। इसमें देखिए खास बात क्वेश्चन में समझिए, करेक्टली डिस्क्राइब, तो ये बी ही करेक्टली डिस्क्राइब करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। अब कोई भी सामान, गवर्नमेंट है, कोई भी सामान गवर्नमेंट पब्लिक को फ्री में दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? देन क्या उसमें क्या बात समझने लायक सही है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देखिए क्वेश्चन बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। इकोनॉमिक टर्म है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके रिलेटेड टर्म है। उसका मतलब ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सपोज लीजिए एक बस है और आप पैदल हैं। आप, एक बस है और एक पैदल है, आपको इस डेस्टिनेशन में जाना है, डेस्टिनेशन डी। तो अब दो रास्ता है, एक तो बस में चढ़ के आप बस में जा सकते हो या पैदल जा सकते हो। अगर आप पैदल गए, पहुँच तो दोनों टाइम आप डेस्टिनेशन डी पहुँच जाओगे, बट पैदल गए तो कुछ टाइम आपका लगा। उस टाइम में आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी या कुछ मनी मेकिंग टास्क कर सकते थे। तो वो जो टाइम आपने वेस्ट किया पैदल जाने में, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो आपने लॉस किया, इन्वेस्ट किया पैदल जाने में, अगर आप बस में आते तो वो अपॉर्चुनिटी आपका बच जाता। तो ये कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सिमिलरली एक एक अपने को डेस्टिनेशन डी पहुंचना है, उसका पाथ ए है, पाथ बी है। इसको आप किसी भी लाइफ के कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर लीजिए। आपके पास दो रास्ता है, ठीक है। उसमें हमारे दो पैरामीटर रहेगा, टाइम और मनी। बिकॉज टाइम इज मनी, ये प्रिंसिपल मान के लोग चलते हैं, टाइम और मनी। तो उसमें जो भी पाथ लोगे, इसमें किसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में मनी ज़्यादा लगेगा। आपको उसको वे करके आप डी तक पहुंचोगे, तो जिस भी पाथ से आप पहुंचोगे, दूसरे पाथ में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका लग गया। ठीक है, भले ही कम या बेसी। तो ये जनरलाइज प्रिंसिपल था, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल था। तो अब पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। अब देखिए, पब्लिक को गवर्नमेंट ने फ्री में कुछ गुड दे दिया, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ? तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ से क्या हुआ? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर होगा। तो गवर्नमेंट कहाँ से दे रहा है? गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? ये टैक्स पेइंग लोग हैं, समझ लीजिए। जिसमें मैं आप सबको आते हैं जो टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स पे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कॉर्पस बना, उससे गवर्नमेंट अपनी स्कीम चलाती है। उस स्कीम से जो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक को दी, किसको? वल्नरेबल कम्युनिटी को दी। तो ये जो गवर्नमेंट ने फ्री कमोडिटी, फ्रूट ग्रेन्स या कुछ भी वल्नरेबल पब्लिक को दिया, वो कहाँ से दिया? टैक्स पेयर मनी तक दिया। तो उसको, उस चीज़ को हासिल करने में इस बंदे को जो एफर्ट करना पड़ता, वो एफर्ट का कॉस्ट किस पे आ गया? उसका जो टास्क लगता, पढ़ाई करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, बिजनेस करना पड़ता, कमाना पड़ता, जो ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इनका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो करने का, वो किस पे ट्रांसफर हो गया? टैक्स पेयर्स पे, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए कि आंसर होगा सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्या है? इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। अब देखिए, ये भी इकोनॉमी का सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा, जीएनपी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, डू नॉट कोनोट। अब ये बोल रहा है कि अगर एब्सोल्युटली ये बढ़ गया और जीएनपी पर कैपिटा, दो टर्म का बात किया है, माने पर पॉपुलेशन, ये टोटल जीएनपी बाई नंबर ऑफ पीपल, जीएनपी पर कैपिटा होता है और जीएनपी एब्सोल्यूट वैल्यू है। जीएनपी एब्सोल्यूट वैल्यू और पर कैपिटा जीएनपी अगर इंक्रीज होता है, तो ये कोनोट नहीं कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कम। इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। किस केस में? इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट। देखिए,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो है कैपिटा से दे अपने को कंपेयर करना है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। इसका आंसर होगा सी। क्योंकि अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। इसका मतलब जो ऑपोजिट कुछ मोनोपोलिस्टिक मार्केट बन गया जिसमें कुछ लोग को पैसा बढ़ते जा रहा है, पर जो बाकी लोग हैं उनको ना काम मिल रहा है, ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और जो गरीबी घटते जा रहा है। इस केस में मतलब क्या है, जैसे कि अंबानी का समझ लिया 10,000 करोड़ और कमा लिया अंबानी आज के दिन में, उसका मतलब ये नहीं कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब सब लोगों को काम मिल जाएगा और अंबानी भी कमाए और दुनिया भी कमाए, तब वर्ल्ड को बेनिफिट होगा, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्टिवली होगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स का बात हो रहा है। आज समझ लीजिए आप है, आपको स्किल कर दिया गया, कोई चीज़ में आपको ट्रेन कर दिया गया, तो आप एक वैल्यूएबल इंसान बन गए, आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम कर सकते हो विद राइट स्किल, तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। तो अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं? इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, बिल्कुल गलत बात है। पैसा ज़्यादा होने से थोड़ी ना स्किल आ जाएगा, ये बात गलत है। वन इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही, टू एकदम एक्यूरेट बात है। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ये भी जरूरी नहीं है पैसा मिलने खाली मैंने हम एक बिल्डिंग खरीद लिया, 2 गाड़ी खरीद लिया, इससे हमें थोड़ी ना ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, देखिए ये भी डायरेक्टली आप देखें तो फोर वाला इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब थोड़ी ना है कि इनटेंजिबल वेल्थ माने क्या, कि हम सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ा ले अपने। ऐसे देख के लगता है कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, बट जरूरी नहीं है ना। इनटेंजिबल वेल्थ हम लोग पागलपन भी हासिल कर सकते हैं, हम लोग एक तरह का जेलसी भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 इतना एक्यूरेट नहीं है, पर इस केस में सही होगा, 2 और 4 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या है? एक हाई सेविंग इकोनॉमी है, कैपिटल फॉर्मेशन उसमें जरूरी नहीं है कि रिजल्ट रिजल्ट करे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। अब इसको एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह देखिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, समझ लीजिए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कुछ पैसा डाल रही है इस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब फैक्ट्री का मालिक क्या कर रहा है? पैसा बचा ले रहा है। गवर्नमेंट 100 दे रही है तो वो 80 बचा ले रहा है और 20 खर्चा कर रहा है। तो क्या ये लॉजिक लग रहा है कि अगर ये हाई सेविंग इकोनॉमी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाए, कैपिटल फॉर्मेशन में भी हम लोग काम कर ले, तो क्या सिग्निफिकेंट इनपुट आउटपुट ग्रोथ होगा? नहीं। ग्रोथ कब होगा? जब सेविंग भी थोड़ा इन्वेस्ट हो, थोड़ा सा कैपिटल फॉर्मेशन भी हो, तब नेट नेट इकोनॉमी ग्रोथ करेगा ना। तो वही लॉजिक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकता है, इलेक्ट्रेसी हो सकता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। सबसे करेक्ट आंसर डी है। सारा कारण हो सकता है, पर ये फैक्ट्री से डायरेक्ट जुड़े हुए कारण नहीं है। डायरेक्ट फैक्ट्री जुड़े हुआ कारण क्या है कि फैक्ट्री इनएफिशिएंट है। दिस फैक्ट्री इज इनएफिशिएंट, दिस इज द की रीजन। तो इसका आंसर डी आंसर होगा। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है? दिस इज कैपिटल, डिनोमिनेटर में आउटपुट है। तो अगर ये रेशियो का नंबर हाई, इसका मतलब क्या? कैपिटल ज़्यादा लग रहा है हमें थोड़ा भी आउटपुट पैदा करने के लिए। अगर हम एक्स आउटपुट पैदा कर रहे हैं तो हमें वाई कैपिटल लग रहा है, तो एक्स प्लस 1 करेंगे तो वाई प्लस हमें ज़्यादा नंबर लगेगा, ठीक है। अगर ये रेशियो बड़ा है तो दिस इज द प्रिंसिपल। इस हिसाब से हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए, आंसर डी। दिस वाज द 5 क्वेश्चन। ये आइकन्स पे क्लिक करके आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हो। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आप जाके यूपीएससी से रिलेटेड और अपडेट्स देख सकते हो डेली बेसिस पे। सो आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा, और फिर लाइक द इनिशिएटिव सिंपली यूपीएससी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पे जाके सिंपली ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, वहाँ जाके डिस्कशन हम लोगों ने किया, वो डिस्कशन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।